जो ये तस्वीरें अभी आप देख रहे थे, ये तस्वीरें किसी फिल्म का दृश्य नहीं है और ना ही एआई के द्वारा जनरेट की हुई कोई तस्वीर है। दरअसल ये सब कुछ हो रहा है हमारी इसी दुनिया के एक कोने पे, जहाँ पर हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। आए दिन आप खबरों में देखते होंगे किस तरीके से दो देश एक दूसरे के ऊपर बमबारी मिसाइल से वार कर रहे हैं और ना जाने कितने लोगों की जानें जा रही है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन वार के बारे में। इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या घटनाएं घटित हो रही हैं और उसके क्या ऐतिहासिक कारण हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कैसे एक 35 एकड़ जमीन का टुकड़ा इन सारे के सारे युद्ध के केंद्र में बना हुआ, उसके कारणों के रूप में आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से वो 35 एकड़ का एक टुकड़ा इस पूरे युद्ध का कारण है, एक मेन कारण है। इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और आप सभी देख रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग विद देवेंद्र दीक्षित। इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद की जड़ें जुड़ी हुई हैं 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। एक वक्त था जब मिडिल ईस्ट पर ऑटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य जिसने इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर तकरीबन 600 वर्षों तक का शासन किया था। सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, यूरोप की कंट्रीज़ पर भी ऑटोमन साम्राज्य का शासन हुआ करता था। इसके अलावा अफ्रीका की कंट्रीज़ पर भी शासन हुआ करता था। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये अपनी अंतिम सांसें लेने लग गया और उसके अंत का कारण बना प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें इंग्लैंड ने ऑटोमन साम्राज्य को पराजित कर दिया। और यहीं से एक कारण उभर के आता है इजराइल और फिलिस्तीन के वार का। हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में ये घटित हुआ था। उन वर्षों में क्या क्या घटनाएं घटी जो मुख्यतः कारण बनी इजराइल और फिलिस्तीन के वार की। जब एक वक्त इंग्लैंड को लगने लगा कि वो ऑटोमन साम्राज्य को पराजित कर देगा, उसी वक्त पूरे के पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट में एक नेशनलिज्म की आग लगी हुई थी। एक नेशनलिज्म की भावना लोगों के घर में, अपने मन में घर कर गई थी। हर एक राज्य को अपना एक अलग से देश चाहिए हो गया था। जर्मनी और फ्रांस ऐसे टुकड़ों में बटे हुए देश एक हो रहे थे। वहाँ के लोगों का अपने देश के लिए मांग लगातार बढ़ते जा रही थी और यही प्रभाव यहूदियों के ऊपर पड़ा। यहूदी जो यूरोप के अलग अलग देशों में बसे हुए थे और उनके खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहा था उन देशों में। और ये कारण था जिसकी वजह से एक जर्निस्ट आंदोलन की भी शुरुआत होती है, जिसमें यहूदियों को लगा कि उनको एक अलग राष्ट्र की मांग करनी चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे 1914 और 1918 के बीच में कुछ घटनाओं की। वो घटनाएं जो मुख्यतः कारण हैं इस पूरे के पूरे विवाद की। जब युद्ध हो रहा था और इंग्लैंड को लगा कि ये युद्ध वो किसी भी तरीके से जीतने के करीब पहुंच चुका है, ओटोमन की पराजय बिल्कुल निश्चित हो चुकी थी, उसी वक्त एक डिक्लेरेशन होता है, बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर डिक्लेरेशन सर आर्थर बेल्फोर, जो कि इंग्लैंड के विदेश मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि यहूदियों को एक अलग राष्ट्र मिलना चाहिए। और उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में ये भी इंगित किया कि उनको वो राष्ट्र, उनके धार्मिक स्थल जो महत्वता रखता है वो फिलिस्तीन है और उसी फिलिस्तीन में यहूदियों का पुनर्वास कराया जाएगा। क्योंकि एक तरफ राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आ चुकी थी, यहूदी भी राष्ट्र चाहते ही थे। इस डिक्लेरेशन ने उनको और भी ज़्यादा प्रेरित किया फिलिस्तीन की तरफ जाने के लिए। यहूदी लगातार यूरोप में ही बसे हुए थे, पर इस एक डिक्लेरेशन ने उनको प्रोत्साहित कर दिया कि अब उनको जाना चाहिए, फिलिस्तीन में जाके बसना चाहिए। फिलिस्तीन में उस वक्त अरबी मुसलमान रहा करते थे, ज़्यादातर आबादी उन्हीं की थी, पर अब वहाँ पे जाके यहूदियों का बसना और अरब मुस्लिम्स का उनको स्वीकार करना एक बहुत बड़ा जटिल और कठिन विषय था।
ये डिक्लेरेशन 1917 में हुआ था। आप गौर कीजिएगा, मैं सन वाइज जा रहा हूँ। 1914 में युद्ध का आरंभ हुआ, 1918 तक ओटमन साम्राज्य हार चुका था। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आया, जिसमें यहूदियों के लिए बोला गया कि उनको एक अलग राष्ट्र दिया जाएगा, और ये एक कारण बना यहूदी प्रेरित हुए वहाँ जाने के लिए। पर इसमें एक और भी सत्य है। उसमें सत्य ये है कि 1917 से पहले 1916 में एक और घटना घट चुकी थी। एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, एक सीक्रेट एग्रीमेंट पे साइन किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ साइक-पॉक्स एग्रीमेंट के बारे में। ये एग्रीमेंट जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया शामिल थे, और उन लोगों ने गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को आपस में बांट लिया था। और वो बंटवारे में फ़िलिस्तीन का हिस्सा इंग्लैंड के हिस्से में आ रहा था, इंग्लैंड के शासन के अंतर्गत आ रहा था, जो कि ब्रिटिश मैंडेट के हिसाब से चलाया जाएगा। तो एक तरफ तो उन्होंने बोला बेलफोर डिक्लेरेशन में कि एक अलग राष्ट्र दिया जाएगा यहूदियों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उससे एक साल पहले ही एक सीक्रेट मीटिंग हो चुकी थी जिसमें उन्होंने तय कर लिया था कि इंग्लैंड में वो शासन करेंगे। तो हम आपको बताएं कि ये एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा बना। एक तरफ आपने यहूदियों को प्रेरित कर दिया कि वो जाएं, फिलिस्तीन में बसें, दूसरी तरफ आपने उनको अलग राष्ट्र देने की मांग से पीछे भी हट गए। और ये 2016 में हो चुका था, ये सीक्रेट मीटिंग था, और 17 में आपने बेलफोर डिक्लेरेशन कर दिया। तो ऐतिहासिक कारणों को अगर गौर से देखा जाए तो मुख्यतः बेलफोर डिक्लेरेशन ही सबसे बड़ा कारण था, ऐतिहासिक कारण था इस विवाद को जन्म देने के लिए। अब हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के बीच की जो घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में, जो मुख्य घटनाएं थी जो आगे चल के कारण बनने वाली थी। आपको हमने बताया बेलफोर डिक्लेरेशन के बारे में, हमने आपको बताया साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट के बारे में जो 1916 में हुआ था। ये तो मुख्य कारण थे ही थे। अब इसके वजह से यहूदियों में एक राष्ट्रवाद की भावना आ गई। वो लगातार फिलिस्तीन की तरफ बढ़ने लगे। सबसे पहले वो छोटे छोटे टुकड़ों में पहुंचते थे फिलिस्तीन में, और वहाँ पे अरब मुस्लिमों से उनकी जगह, उनके घर खरीदते थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, एक जेनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ पर दुनिया भर के यहूदी एकत्रित होने लग गए थे फिलिस्तीन की तरफ, और ये पहले से ज़्यादा तादाद में। उन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया था, फैसला ले लिया था कि अब हमें हर एक हालत में फ़िलिस्तीन उनके देश के रूप में चाहिए होगा। वो इस वजह से भी था क्योंकि फ़िलिस्तीनी मानते थे कि उनके पूरे धर्म की शुरुआत इसी धार्मिक स्थल से हुई थी। जेरूसलम के आसपास ही उनके धर्म का उत्थान हुआ था, और शुरुआती जितने इतिहास थे वो सब वहीं से जुड़े हुए थे। तो वो प्रेरित हुए, वहाँ पे जाने लग गए। ज़्यादा तादाद में फ़िलिस्तीनियों के ज़मीन और उनके जगहों पे कब्जा करने लगे, खरीदने लगे। हर एक तरीके उन्होंने आजमाए जिसकी वजह से उनकी आबादी वहाँ पे सेटल हो पाए। इस बीच एक घटना और घटित होती है जो इस पूरे इतिहास का पहला कॉन्फ्लिक्ट है, फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच का। 1936 में फ़िलिस्तीनियों ने इजराइल के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनको लगने लगा जिस तादाद में यहूदी अभी फ़िलिस्तीन की तरफ आने लग गए हैं, एक वक्त हो सकता है कि ये हमारे अस्तित्व पे भी सवाल हो जाए। उनको ये एहसास हो गया। 1936 के दौरान एक भीषण युद्ध हुआ जिसको इंग्लैंड ने भरसक कोशिश करी दबाने की, क्योंकि वो वहाँ पे शासन करते थे, पर वो कामयाब नहीं हुए। और इस बीच उन्होंने यहूदी सेना से, इजराइल की सेना से मदद ली उस पूरे के पूरे विद्रोह को दबाने के लिए। आखिरकार उन्होंने विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन इस युद्ध के बाद यहूदियों का मनोबल और भी बढ़ गया कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर वो अपना कब्जा स्थापित कर सकते हैं, अपना शासन स्थापित कर सकते हैं और अपना देश बना सकते हैं। पर एक और घटना घटने वाली थी। ये बात 1936 की है, पर कुछ ही वर्षों के बाद एक उससे भी बड़ी घटना घटने वाली थी जिसने पूरे के पूरे दुनिया के इतिहास को झकझोर कर रख दिया। एक कत्ले आम होने वाला था, यहूदियों की निर्मम हत्या होने वाली थी। हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की।
अब इतिहास का पहिया हमें लेकर चलता है द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ। 1939 से 1945 के बीच चले इस द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की नाजी सेना ने तकरीबन 45 लाख यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया था। ये निर्मम हत्याएं बिल्कुल आम हो चुकी थी। यहूदियों को अपने अस्तित्व पर सवाल खड़ा होने लगा था, उनके पूरे के पूरे अस्तित्व पर सवाल खड़ा होने लगा था, क्योंकि उनका जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा था, हिटलर और उसकी नाजी सेना जिस तरीके से उनके खिलाफ फैसले ले रही थी। आप सोच के देखिए, 45 लाख लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार देना उस वक्त के लिए कितनी बड़ी घटना थी। बहुत भयंकर तरीके से ये युद्ध चलता रहा, जिसकी चपेट में दुनिया का हर एक देश आया, चाहे एशिया रहे, यूरोप रहे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जितने महाद्वीप थे, सब के सब एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे थे। पर इस बीच में सबसे ज़्यादा अगर कोई पिस रहा था, वो पिस रहा था यहूदी। उनके लोगों की जानें जा रही थी, हत्याएं हो रही थी, उनके पूरे के पूरे अस्तित्व पे सवाल होता। देखकर यहूदियों ने ये फैसला किया, जो उनके अंदर भावना थी, धीरे धीरे करके बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद जब वो मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था जियोनिस्ट आंदोलन का, और वो फिलिस्तीन की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन इस घटना ने उनको और भी ज़्यादा प्रेरित किया कि उनको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने धार्मिक स्थल पर दोबारा लौटना पड़ेगा, फिलिस्तीन की तरफ उनको दोबारा बढ़ना पड़ेगा। और ये एक और भी कारण बना, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आग में घी डालने जैसा ये घटना था। यहूदी लगातार फिलिस्तीन की तरफ पहले भी बढ़ रहे थे, लेकिन जब कुछ यहूदी जो यूरोप में बसे हुए थे, वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में उनके खिलाफ ऐसा अत्याचार हुआ कि वो पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो चुके थे। तो अब हम चर्चा करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की इस घटनाक्रम के बाद यहूदियों पे किस तरीके का प्रभाव पड़ा और फिलिस्तीन में अब किस तरीके के चेंजेस आने वाले थे, क्या ऐतिहासिक घटनाएं और घटित होने वाली थी। गौर करने वाली बात यह है कि तब तक इजराइल देश नहीं बना हुआ था। वो जिस फिलिस्तीनी एरिया पे कब्जा कर रहे तो अभी तक वो फिलिस्तीन ही था, उसको मान्यता नहीं मिली हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या ऐसी घटनाएं बनी जिससे इजराइल देश बन गया, फिलिस्तीन का विद्रोह शुरू हो गया, और क्या इस तरीके के और कारण बने कि ये युद्ध लगातार चलते आ रहा है। पिछले 70-80 दशक से 70-80 सालों से ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, दुनिया ने इसके भयानक परिणाम भुगते, लाखों लोगों की जान गई और ना जाने कितने कितने लोगों को बेघर होना पड़ा, लोग विस्थापित हुए। इन सारी घटनाओं से पूरी दुनिया ने सबक लिया और उन्होंने फैसला किया कि इस तरीके के मसलों को युद्ध से नहीं बल्कि एक सिस्टम के तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इस मसलों का समाधान ढूंढा जा सकता है, ताकि बार बार युद्ध की तरफ इस दुनिया को ना ढकेला जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार इस दुनिया ने परमाणु युद्ध भी झेला। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया ने एक साथ मिलकर फैसला लिया कि एक संस्था की स्थापना की जाएगी। फिर अस्तित्व में आया यूएन, संयुक्त राष्ट्र। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हो गया और सबसे पहले उनके पास जो केस आया वो आया फिलिस्तीन और इजराइल का। फिलिस्तीन और इजराइल का जब मामला यूएन में आया तो यूएन ने ये फैसला किया कि इसको एक तरीके से, एक सिस्टम के तरीके से और लोगों की मान्यताओं के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा, ताकि बार बार इस विद्रोह को आग ना मिलती रहे और इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। यूएन ने फैसला किया कि फ़िलिस्तीन में जहाँ पर इजराइल की आबादी ज़्यादा है उसे इजराइल दिया जाए, जहाँ पे अरब मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा है उन्हें फ़िलिस्तीन दिया जाए। तो मूलतः इजराइल ज़्यादातर हिस्सों पे उसका कब्जा हो चुका था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 1948 में ही इजराइल देश को मान्यता मिल गई। उसके आसपास के कुछ एरिए थे, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, जिस पे फ़िलिस्तीन का राज हुआ। पर एक और जगह थी, ये वही जगह है, वही 35 एकड़ की ज़मीन जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं।
जेरूसलम की ये ज़मीन 35 एकड़, जहाँ पर अरबी मुसलमान और यहूदियों की आबादी बिल्कुल बराबर थी। आप कह सकते हैं वो 50-50% की आबादी शेयर करते थे उस पूरे के पूरे एरिया क्षेत्र पर। तो यूएन को लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि इसके पूरे के पूरे एरिया को किस तरीके से सल्टाया जाए। तो उन्होंने फैसला लिया कि जेरूसलम पे अंतर्राष्ट्रीय शासन लागू होगा। ना तो ये इजराइल का होगा, ना तो फ़लस्तीन का होगा, बल्कि इस पे यूएन अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन स्थापित करेगी। यूएन के फैसले के बाद यहाँ पर फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच ज़मीनों का बंटवारा हो चुका था, पर उसके पड़ोसी देशों जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट और सीरिया ने 1948 में युद्ध आरंभ कर दिया इजराइल के खिलाफ, जिसे प्रथम अरब युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध बहुत ही भीषण हुआ और इजराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों ही देशों को पराजित कर दिया। पर अब स्थिति, भौगोलिक स्थिति यहाँ पे बदल चुकी थी। वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का कब्जा हो चुका था और गाजा स्ट्रिप पर इजिप्ट ने कब्जा कर लिया था। बाकी फ़िलिस्तीन की जो बची खुची ज़मीनें थी वहाँ पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। तो अब आप कह सकते हैं कि उस पूरे के पूरे फ़िलिस्तीन पर 50% से ज़्यादा अभी इजराइल का कब्जा था। वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का और गाजा स्ट्रिप पर इजिप्ट का कब्जा था। और क्योंकि इजराइल ने इस पूरे के युद्ध में 4 देशों को एक साथ पराजित कर दिया था, तो अब स्थिति ये आ गई थी ज़मीन पर कि फ़िलिस्तीन के जो अरब निवासी थे, जो अरब मुस्लिम्स थे, वो विस्थापित हो गए। कहा जाता है कि तकरीबन 7 से 10 लाख की आबादी फ़िलिस्तीनियों की थी जो अपने घरों से निकाल दी गई, जिनको शरणार्थी बना दिया गया अपने ही देश में। प्रथम अरब युद्ध जो कि 1948 से 1949 के बीच चला, इसकी घटनाओं के बारे में हमने जिक्र किया, किस तरीके से इजराइल ने सारे देशों को एक साथ पराजित कर दिया, जॉर्डन को, इजिप्ट को, सीरिया को, मिस्र को, और किस तरीके से इसका प्रभाव ये पड़ा कि फ़िलिस्तीनी जो वहाँ पे अरब मूल निवासी थे उनको अपने घरों से बेघर होना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा। तकरीबन 7 से 10 लाख लोगों को अपने घर बार छोड़कर शरण लेनी पड़ गई। पर इसके कुछ वर्षों बाद, इस बीच में मैं आपको बता दूं कि लगातार विद्रोह होता रहा, फ़िलिस्तीनी अपनी आवाज़ उठाते रहे, इजराइल उसका जवाब देता रहा और ये घटनाएं घटती ही चली गई। पर एक घटना और घटने वाली थी। हम अब जिक्र करने वाले इतिहास के सबसे फेमस या इतिहास के सबसे ज़्यादा चर्चित युद्ध के बारे में, जो इस दशक में हुआ है, जिसको कहते हैं 6 डे वार। 1967 में इजिप्ट, सीरिया और मिस्र ने दोबारा से इजराइल पे हमला करने का विचार किया और वो हमला कर पाते उससे पहले इजराइल को ये जानकारी मिल गई। उनकी एजेंसियों ने उनको आगाह कर दिया कि ये देश वापस से हमला करने वाले हैं। पर इजराइल ने कार्रवाई करते हुए उनको युद्ध शुरू करने से पहले ही पराजित कर दिया। इस युद्ध में 6 दिन के अंदर इन सारे देशों पर हमला करके, हवाई हमले करके, उन्होंने उनके हवाई जहाज़ों को, जो लड़ाकू वायु विमान से, उनको उड़ने ही नहीं दिया और 6 दिन के अंदर में ही उन सारे के सारे देशों को पराजित कर दिया। अब भौगोलिक स्थिति वापस से बदल गई। जॉर्डन, जिसने अरब के पहले युद्ध में वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था, वो इजराइल ने वापस ले लिया। गाजा स्ट्रिप पर इजिप्ट का कब्जा था, जिसको वापस ले लिया। इसके अलावा गोल्डन हाइट्स पर कब्जा कर लिया, जो कि मिस्र की जगह थी। इजराइल ने इसके साथ ही इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला को भी कब्जा में ले लिया, उसको जीत लिया। पर बाद में कुछ संधियों के बाद, यूएन के हस्तक्षेप के बाद ये जगह वापस लेनी पड़ गई। ये युद्ध ख़त्म हो चुका था। अरब कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने लगातार 2 युद्ध लड़े कुछ अंतराल के बाद, लेकिन दोनों बार ही पराजित हो जाने के बाद उनको ये समझ में आ गया कि इजराइल से सीधा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। फिर क्या हुआ? फिर स्थितियाँ ऐसी बनी कि फ़िलिस्तीन में ही विद्रोही
विद्रोही दलों का उत्थान होने लगा। 1964 में फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना यासिर अराफात ने करी और ये संगठन लगातार इजराइल के खिलाफ लड़ता रहा। उनके लगातार जितने भी वैश्विक स्थान थे या दुनिया भर में जहाँ पर भी उनके हाई कमीशंस थे वहाँ पे हमला करता रहा। कई बारी उन्होंने इजराइल के विमानों का अपहरण किया, विमानों को हवा में ही मार गिराए, जिससे इजराइल को बहुत नुकसान होता रहा और ये सिलसिला लगातार चलता रहा दशकों तक। तकरीबन 30 सालों तक फ़िलिस्तीनी इसी तरीके से इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ते रहते थे। बीच बीच में वो कुछ ना कुछ इस तरीके की घटनाएं करते रहते थे, जिससे कि इजराइल लगातार परेशान होता रहा। उसको लगातार उनको जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता पड़ने लगी। उनको अपने सैन्य उपकरणों पर खर्च करने की ज़रूरत पड़ने लग गई, अपनी टेक्नोलॉजी को विकास करने की, उसको विकसित करने की ज़रूरत पड़ने लग गई और ये लगातार चलता रहा। क्योंकि वो जो गुरिल्ला वार चल रहा था, जो PLO गुरिल्ला वार कर रहा था फ़िलिस्तीन में, जिसके संस्थापक यासिर अराफात थे, वो इस तरीके से सुनियोजित तरीके से वार कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था इजराइल का। और इन सारी चीज़ों को आप देखोगे तो एक वक्त इस तरीके का आ गया था आपका 1960-65 के बाद से लेके 1990 तक के इस पूरे के 35 साल के दरमियान इस तरीके की स्थिति आ गई थी जब लगातार ये घटनाएं होने लग गई थी और देश लगातार देख रहा था किस तरीके से आम जनता और वहाँ के नागरिकों की मौतें हो रही हैं। लेकिन एक घटना और घटित होने वाली थी, एक बहुत ही सरप्राइजिंग घटना घटने वाली थी। लगातार दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ लड़के एक सहमति पर पहुंचने वाले थे। एक ऐसी सहमति जिसको उस दौर को जितने लोग देखते हैं उनको कभी कल्पना नहीं करी थी कि हाँ एक सल्यूशन पे दो देश बैठ सकते हैं, पर ऐसा हुआ। कैसे हुआ उसको हम आपको बता रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे ओस्लो अकॉर्ड समझौते की, जो कि 1993 की घटना है। ये समझौता दो देशों के बीच, फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच होने वाला था और इन दोनों की तरफ से उनके मुखिया बैठने वाले थे और बातचीत के जरिए से इस फैसले पे आने वाले थे कि आगे किस तरीके से हमें इन दोनों देशों का भविष्य तय करना है। लोगों को एहसास भी नहीं था कि एक तरफ 60 साल 70 सालों में जो दो देश युद्ध करते आ रहे थे वो एक बार फिर से समझौते के टेबल पर आ चुके थे और ये पूरी दुनिया के लिए खुशी की खबर थी और लोगों को लग रहा था शायद ये अब अंत हो जाएगा इस युद्ध का। पर इतिहास में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी बारीकियां होती हैं जिसका लोगों को दिलों में घर कर जाना बहुत आम सी बात है। अब हम आपको बताएंगे इस समझौते में क्या क्या फैसले लिए गए, पर ऐसे क्या कारण थे कि इस समझौते के बाद भी ये युद्ध आज तक जारी है। हालिया कुछ वर्षों से युद्ध ने और भी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लिया है। उस पर चर्चा करें उससे पहले हम आपको इस समझौतों को विस्तार से बताते हैं। इस समझौते के लिए सबसे पहले तो इजराइल के उस वक्त के राष्ट्रपति इज़ाक रॉबिन को शामिल किया गया। दूसरी तरफ से फ़िलिस्तीन की तरफ से यासिर अराफात, जो कि PLO के संस्थापक थे, साथ में ही वो राजनीतिक पार्टी फतह के भी संस्थापक थे, तो उनको भी प्रतिनिधि माना गया फ़िलिस्तीन की तरफ से। इन दोनों को एक साथ बैठने का मौका मिला इस समझौते के दौरान और उन्होंने ये फैसला किया कि अब इस विवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी इस वक्त तक इजराइल का पूरे के पूरे फ़िलिस्तीन पे कब्जा था, पर इस समझौते में तय हुआ कि गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, यहाँ पर फ़िलिस्तीन लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाएंगे और इजराइल अपने जितने हिस्से में है वहीं पर रहेगा और सीमित करेगा और विस्तार नहीं करेगा। जेरूसलम वो पूरी तरह से पुरानी फैसलों पर ही डिगा रहेगा कि वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू किया जाएगा और ये फैसले के बाद वहाँ पे पूरी तरीके से शांति स्थापित हो जाती है। और इस वजह से
आपको बताऊं कि एक और भी एप्रिसिएट किया गया इन दोनों ही नेताओं को जब इन्होंने ये समझौता कर लिया। तो इज़ाक राबिन और फ़लस्तीन के यासिर अराफात को उस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 1993 में ओस्लो एक्कार्ड समझौते के बाद शांति स्थापित हो चुकी थी, पर आपको बता दें कि ये समझौता सिर्फ 5 वर्षों के लिए किया गया था और ये तय किया गया था कि 5 वर्ष के बाद ये दोनों देश वापस से बैठेंगे और उस टाइम की, उस वक्त की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कुछ चीज़ों का करेक्शन करने की ज़रूरत होगी तो वो भी किया जाएगा, जिससे कि ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। पर स्थिति बदल जाती है। अब होने वाला था एक और भयानक दौर की शुरुआत होने वाली थी उस घटना के बाद। सन 2000 में कैंप डेविड 2 में एक समझौता होता है जहाँ पे ये दोनों देश वापस से मिलते हैं, पर कुछ कारणों की वजह से ये समझौते पे सहमति नहीं बन पाती है। साथ ही साथ 1993 का हुआ समझौता भी फ़िलिस्तीन अस्वीकार्य कर देता है। उसको आशंका होने लगती है कि धीरे धीरे करके इजराइल जेरूसलम की उस 35 एकड़ ज़मीन पर भी कब्जा कर लेगा जो उसके लिए धार्मिक स्थल है, और ये 35 एकड़ की ज़मीन वापस से आती है। हमने शुरू में आपको इसका जिक्र किया था, पर 2000 में जब कैंप डेविड 2 में दोबारा दोनों देशों के नेता बैठते हैं, ये दोबारा से उभर के ये 35 एकड़ ज़मीन एक दोबारा से एक जिन की तरह निकल के सामने आती है और बहुत बड़े विवाद को जन्म देती है, एक बहुत बड़े विद्रोह को जन्म देती है और एक बहुत बड़े नरसंहार को जन्म देती है। दोनों देशों के नेता वहाँ पे बैठते हैं, बैठने के बाद समझौता हो नहीं पाता है, लगातार उनके बीच मतभेद आने शुरू हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये कैंप डेविड 2 का जो समझौता था या फिर इस टाइम पे जो समिट थी वहाँ पे वो पूरी तरह से फेल हो जाती है और उसके दुष्परिणाम स्वरूप उन दोनों देशों को आने वाले तकरीबन 20-25 सालों में वो सब कुछ देखना था जो उन्होंने पिछले 70 सालों के इतिहास में भी नहीं देखा था। उनको दुश्वारियां झेलनी बाकी थी, वो मौतें अभी होनी बाकी थी, वो दर्दनाक चीखें अभी आनी बाकी थी जो अभी पिछले 70 सालों में नहीं हो सकी थी। तो मैं बताऊंगा कि इसके बाद ऐसी घटना क्या हो गई जिसकी वजह से आज की परिस्थिति पूरी तरह से अलग है। आज दोनों देश लड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत दरअसल सन 2000 में इसी समझौते के दौरान होती है, कैंप डेविड 2 समिट के बाद। कैंप डेविड 2 2000 में जो समझौता हुआ ये पूरी तरह से विफल हो गया। उसके बाद कुछ घटनाएं और घटित होती हैं। होता ये है कि इसी के ठीक बाद उस टाइम के इजराइल के राष्ट्रपति एहूद बाराक ने फ़िलिस्तीन के एरिया में तकरीबन 1000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर दिया, जिसकी वजह से फ़िलिस्तीन में विद्रोह छिड़ गया और एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें तकरीबन 1000 इजरायली लोगों की जान गई और साथ में ही 3200 फ़िलिस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। और ये विद्रोह जो शुरू हुआ वो लगातार सन 2000 से लेके 2005 तक लगातार 5 वर्षों तक कत्लेआम होता रहा और ये दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। और ये घटना जब घटित हुई थी, मैं बताऊं, एहूद बाराक जो फ़िलिस्तीनी टेरिटरी में जब वो घुसे थे तो ये पहुँचे थे टेम्पल माउंट पर। टेम्पल माउंट वही एरिया है, वही हिस्सा है उस देश का जहां छुपा हुआ है इस पूरे युद्ध का कारण। और ये वही क्षेत्र है जिसकी वजह से दुनिया भर के मुसलमान फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। ये वही जगह है जहां से जुड़ी हुई है फ़िलिस्तीन की अपनी धार्मिक आस्था, और ये वही जगह है जहाँ से जुड़ी हुई है यहूदियों की भी अपनी धार्मिक मान्यता। यहूदी भी मानते हैं कि उनका जन्म इस पूरी दुनिया में इसी धार्मिक स्थल के इर्द गिर्द हुआ था। तो जब यहाँ पे टेम्पल माउंट पे एहूद बाराक 1000 सैनिकों के साथ घुसते हैं तो उसके बाद आपको पता है 2000 से लेकर 2005 तक के बीच कत्लेआम होता है। लेकिन 2005 में एक बार वापस से
इज़राइल को लगता है कि इसको किसी न किसी तरीके से इस पूरे मसले को सल्टाना चाहिए। तो 2005 में होता क्या है, 2005 में इज़राइल ने वापस से जो फ़िलिस्तीन के कब्जे वाली ज़मीनें थी उसको छोड़ देता है फ़िलिस्तीन के शासन करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही वो इस बात का भी जिक्र करता है कि वो आशा करेगा कि फ़िलिस्तीनी उसके खिलाफ़ विद्रोह नहीं करेंगे, उनके खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 2005 में वो ये सारे फैसले करता है, जब लगने लगा था कि अब दोबारा से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। पर वहीं पे अब जन्म होता है हमास का, जिसका जिक्र अभी आप न्यूज़ चैनलों पर, न्यूज़पेपरों पर और आए दिन सुनते रहते हैं। क्या है हमास, कैसे वो अस्तित्व में आता है, कैसे वो फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ बनता है, क्यों उसके ऊपर आतंकवादी संगठन का तमगा लग जाता है, क्या होता है यासिर अराफात की उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस PLO का, उनकी उस राजनीतिक पार्टी का जिसका नाम फतह है, क्या होता है कि वो सब कुछ पीछे छूट जाता है और फ़िलिस्तीन पर पूरी तरीके से हमास का कब्जा हो जाता है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे हमास की, 2005 तक 2000 से लेकर 2005 तक चले विद्रोह के बाद वहाँ पे एक उग्रवादी संगठन की स्थापना हो जाती है हमास की, जिसको बाद में UN ने एक आतंकवादी समूह का दर्जा दे दिया था। पर एक तरह से फ़िलिस्तीन पर, खास करके गाजा पट्टी पर उसका पूरी तरह से शासन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो सारी की सारी शक्तियाँ वहाँ पे वो स्थापित कर लेते हैं, वो अपनी सेना बना लेते हैं। वो उग्रवादी, वो आतंकवादी, अभी तो अगर आप देखें तो वो एक तरीके से आतंकी संगठन है तो उनको आतंकवादी भी कह सकते हैं। तो वो आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा जन सैलाब वहाँ पे तैयार करते हैं, जिनको तैयार किया जाता है इजराइल के खिलाफ, उनको युद्ध लड़ने के खिलाफ। और यही वो वक्त था जब फ़िलिस्तीन में अब 2 पार्टियाँ हो चुकी थी। इससे पहले फ़िलिस्तीन की एक ही पार्टी थी, यासिर अराफात की PLO, और उसकी राजनीतिक पार्टी का नाम फतह था। वही था उस पूरे के पूरे फ़िलिस्तीन का मुखिया, उसी को पूरे फ़िलिस्तीन का जिम्मेदार माना जाता था। कोई समझौता होता था तो उन्हीं से चर्चा के लिए उसी पार्टी को बुलाया जाता था, जिसको मान्यता भी थी पूरे के पूरे दुनिया में। लेकिन फिर हमास आता है। हमास ने धीरे धीरे करके फतह का, PLO का, उस पूरे के पूरे फ़िलिस्तीन से उसका प्रभाव कमज़ोर कर देता है। ये उग्रवादी संगठन थे, इनको नतीजे चाहिए थे युद्ध के जरिए। फतह समझौते करने पे उन्होंने भी युद्ध लड़े, उन्होंने 30 साल 35 साल लगातार युद्ध लड़ा, लगातार विद्रोह किया, गुरिल्ला वार करे, लेकिन वो समझौते की पटरी पे आ चुके थे, जो हमास को कतई बर्दाश्त नहीं था। जो हमास को मानने वाले थे, उसकी विचारधारा को मानने वाले थे, उनको लगा कि इन समझौते से हमारा घाटा होने वाला है। इजराइल धीरे धीरे करके आज नहीं कल हमारे पूरे के पूरी ज़मीन पर कब्जा जमा लेगा और ख़ास करके वो हमारी धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर लेगा, जिसकी वजह से हमास का जन्म हो गया 2007 में। फतह PLO, जो कि यासिर अराफात की पार्टी थी, वो पूरी तरह से फ़िलिस्तीन से उसका नामो निशान मिट चुका था। तो इस तरीके से स्थापना हो जाती है हमास की। हमास के आने के बाद ये युद्ध एक अलग ही मोड़ ले लेता है। अब जो युद्ध था वो और भी खतरनाक तरीके से लड़ा जाने लगा। हमास लगातार मिसाइलों से इजराइल पे हमले करते रहता है और वो हमले करता जा ही रहा था और इजराइल लगातार उसको जवाब देना। तो इस बीच में होता क्या है कि गाजा में बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। गाजा अब एक तरह से कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हमास के लड़ाकों की जगह हो गई थी। वहाँ पे आम जनता के लिए बहुत कम जगह बची थी और इजराइल लगातार आरोप लगाता रहा कि ईरान हमास को सहयोग देता है, जिसकी वजह से वो हमारे खिलाफ इतना भीषण युद्ध छेड़ पा रहा है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इन सारी घटनाओं के बाद 2005 से लेकर लगातार अब तक ये युद्ध होता रहा, लेकिन अभी हालिया वर्षों में 8 अक्टूबर 2023 में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से पिछले 1 साल से ये पूरा का पूरा क्षेत्र रक्त रंजित हो चुका है।
हजारों हजारों जाने जा चुकी हैं। 7 अक्टूबर 2023 हालिया के वर्षों में उस पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही काला दिन। हमास के लड़ाकों ने इजराइल पे हमला कर दिया, जिसमें हजारों इजरायली लोगों की जान चली गई और साथ में उन्होंने बहुत सारे इजरायलियों को बंधक भी बना लिया। इजराइल इन सारी की सारी परिस्थितियों को देखकर उसने ये फैसला किया कि अब हमास के खिलाफ उसे एक फाइनल युद्ध लड़ना पड़ेगा। और लगातार 1 सालों से इजराइल ने जिस तरीके का जवाब दिया है उसको पूरी दुनिया देख रही है। बहुत ही भयानक युद्ध। कितना भयानक, इसको मैं एक स्टैट से आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। अभी फ़िलिस्तीन में, खास करके गाजा पट्टी में जितनी जानें जा चुकी हैं, दरअसल अगर उसको अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो गाजा में रहने वाले हर एक 55 व्यक्ति में से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना भीषण युद्ध है। 55 व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और ये लगातार तादाद बढ़ रही है। ये अभी तक का स्टेटस है, ये पिछले 1 सालों का, पर अभी भी पिछले 1 सालों के बाद आज भी किसी सल्यूशन पे युद्ध पहुंचा नहीं है, बल्कि ये और भी ज़्यादा उग्र होते जा रहा था और होते ही जा रहा है। सबसे पहले इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ, तमाम बड़े लीडर्स को मार गिराया इजराइल ने। उसके बाद जब हमास पूरी तरह से कमज़ोर हो गया तो लेबनान का एक संगठन हिजबुल्लाह ने भी युद्ध छेड़ दिया इजराइल के खिलाफ। और हाल ही के दिनों में इजराइल ने उसके सबसे सर्वोच्च नेता को मार गिराया। और इजराइल लगातार इस बात का प्रमाण दे रहा है कि ईरान इस युद्ध में आतंकवादी संगठनों का सहयोग कर रहा है। और हालिया वर्षों में लिखा होगा कि ईरान ने भी इजराइल पर तकरीबन 200-250 मिसाइलों से हमला कर दिया और ये युद्ध अभी भी जारी है। हालिया अपडेट के हिसाब से हम बताएं तो हमास के एक बहुत बड़े लीडर की भी अभी हाल में ही इजराइल ने मार गिराया है, जिनका नाम सिनवार है। सिनवार ये वही हैं जिन्होंने 8 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों को यह आदेश दिया था इजराइल पे हमला करने का। पर हालिया अभी हम देखें तो वहाँ के राष्ट्रपति ने ये फैसला किया है कि ये युद्ध अभी ख़त्म नहीं होगा। किस मोड़ पे जाएगा युद्ध? अगर हम इतने पूरे के पूरे इतिहास को देखें तो हमें समझ में आता है कि सैकड़ों वर्षों से लड़ते हुए इन्होंने एक दूसरे के लाखों लोगों को मार गिराया है और ये लगातार चलते आ रहा है। गाजा की स्थिति ये है कि वहाँ पे बिजली, पानी, बेरोजगारी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि बहुत बदतर ज़िंदगी में जी रहे हैं लोग वहाँ पे। वहीं पर हमास के द्वारा लगातार विद्रोह की वजह से, लगातार बॉम्बिंग की वजह से इजराइल भी वो सब कुछ झेल रहा है जितना एक देश को झेला जाना चाहिए। अब एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपने ये जो पूरा का पूरा इतिहास देखा, ये सिर्फ ऐतिहासिक कारण है। ये ऐतिहासिक कारण है जिसने इस विवाद को जन्म दिया। पर एक एंगल है 35 एकड़ ज़मीन का, जिसका जिक्र इस वीडियो के दौरान हमने बार बार किया। जेरूसलम, वहाँ के धार्मिक स्थल, जिसमें 3 देशों की मान्यता है, 3 धर्मों की, माफ़ कीजिए 3 धर्मों की मान्यता है, यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन। इस एक जगह को तीनों के तीनों धर्म अपने अपने हिसाब से उसका विस्तार देते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे उनका उससे जुड़ाव है। इस वीडियो के इस भाग में आपसे हमने चर्चा करी वो सारे ऐतिहासिक कारणों के बारे में जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के जिम्मेदार थे। मैं उसके कुछ पॉइंट का फिर से पुनरावृत्ति कर देता हूँ। ओटमन साम्राज्य का पराजित होना, 1917 में वेलफोर्ड डिक्लेरेशन का आना, फ्रांस और इंग्लैंड का वापस से उस पूरे देश को आपस में बांट लेना और शासन करना, द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों का मारा जाना,
45 लाख लोगों का, ये सारे कारण थे। इसमें कुछ अच्छी घटनाएं भी घटी। 1993 में समझौता हुआ, शांति हुई, लेकिन फिर भी इसके निवारण नहीं निकल सका। इसके कुछ कारण थे, उसके कुछ और भी वजहें थी जिस पे इस वीडियो में हम चर्चा नहीं कर सके, पर इसके दूसरे भाग में हम जल्द ही उन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे उस मुख्य मुद्दे के बारे में जो लगातार दुनिया के मुसलमानों को आशंकित करता है, जिनकी वजह से इजराइल आज पूरे के पूरे मुस्लिम समाज का दुश्मन बना हुआ है, उस 35 एकड़ ज़मीन का। साथ में हम चर्चा करेंगे इस पूरे के पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम और फ़िलिस्तीन और इजराइल के वार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। कुछ ऐतिहासिक प्रभाव पड़े, कुछ प्रभाव वर्तमान में पड़े, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इतिहास के साथ हमेशा जुड़ाव रखिए, इतिहास ही आपका भविष्य तय करता है। ऐसे ही तमाम ऐतिहासिक घटनाओं पर हम चर्चा करते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही तमाम घटनाओं को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।